नाज़रीन, इस्तकबाल है फ़िक्र ख़बर की सीधी बात में। वो सबसे जुदा था, बड़ी अजीब शख्सियत थी। मैंने तारीख से पूछा तो वो कुछ यूँ मुझसे मुखातब हुई कि वो तमिलनाडु में साहिल के करीब एक छोटे से टापू पर आबाद कस्बे रामेश्वरम में सन 1931 ईस्वी को एक मल्लाह के घर पैदा हुए। उनके वालिद अपनी कश्तियों में मुसाफिरों को लाने ले जाने की खिदमत अंजाम देते थे। वालिद और वालिदा दोनों नाखानदा थे, लेकिन आला कदरों के हामिल। खुद तालीम से महरूम रहने के बावजूद उनको तालीम की कदर कीमत से वाकिफियत थी। उनकी वालिदा उनके सिलसिले में इतनी फिक्रमंद रहती थी कि कमसिन कलाम को सुबह 4 बजे ही जगा देती थी। तालीम का सिलसिला सुबह 5 बजे उस्ताद के घर से शुरू होता, 1 घंटे बाद मदरसा जाते और कुरान पढ़ते, फिर स्कूल जाते। इस दरमियान अपने भाई का हाथ बिटाते और रामेश्वरम में अखबारों के एजेंट भी थे। घर घर अखबार पहुंचाकर घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी तकमील की जानिब ले जा रहे थे। ये दौर उनके लिए बड़ी मुश्किलात भरा और कठिन था, मगर जब हौसले बुलंद हो और जब कुछ कर गुजरने की चाह हो तो मुआविन और मददगारों का इंतज़ाम तो अल्लाह ही कर ही देता है। शर्त यह है कि आपके अंदर लगन ऐसी हो कि हर तरफ इखलास ही इखलास नजर आए। मुश्किलात का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि आला तालीम के लिए जब BSc में दाखिले का मरहला आया तो उनके पास फीस भरने के लिए 1000 रुपये भी मौजूद नहीं थे। उनकी बड़ी बहन ज़ोहरा के सामने जब ये मसला आया तो बहन ने सोने के कड़े बेचकर मुस्तकबिल की इस मिसाइल मैन की पढ़ाई का बंदोबस्त किया, और ज़ोहरा के ये सोने के कड़े अब भी तारीख में सुर्ख हरफों में लिखे जाते रहेंगे। नाज़रीन, खुद मरहूम कलाम साहब अपनी ज़िंदगी को आवाम के सामने रखा करते थे। यही वजह थी कि उनकी ज़िंदगी पर मुश्तमिल किताब तेजस एयरक्राफ्ट और विंग्स ऑफ फायर में उन्होंने कई हक़ाइक़ को उजागर किया है, कठिन मरहलों और ज़िंदगी के नशब व फराज को पेश किया है। वो हमेशा कहा करते थे कि मेरी कहानी मेरे साथ ख़त्म हो जाएगी क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं, ना बीवी है, ना बच्चे, ना कोई जायदाद के जिसको लेकर मैं परेशान हो जाऊं या उससे मुझे लगाव हो जाए। इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है। मेरी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा ये है कि ये पूरा मुल्क मेरा है और मैं एक मछुआरे के घर पैदा हुआ। मगर इस चीज़ ने मुझे मेरे सोचों पर पहरा नहीं बिठाया। मैं हमेशा ऊंचा सोचता था। मेरी चाहत आसमान में उड़ने वाले परिंदों की तरह थी। साहिल पर बैठकर जब आसमान पर उड़ते परिंदों को देखता तो उनकी परवास पर रश्क आता और मुझे खुद उड़ने का जी चाहता और मन करता। यही वजह थी कि मैं पायलट बनने के ख्वाब बुनने लगा। मुझे मेरी माँ ने जहाँ सच्चाई के लिए तकालीफ को बर्दाश्त करने का सबक सिखाया, वहीं मेरे वालिद की एक पंडित के साथ देरीना और बिला गर्ज़ मतलब दोस्ती ने मुझे ये बताया कि मोहब्बत और भाईचारा और हम आहंगी किस चिड़िया का नाम है। मैं अबुल फ़ाखर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम, एक गरीब से ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला, जिनके पास एक कश्ती थी, ज़िंदगी का गुजारा इसी पर था। मेरी माँ आसिमा, वो भी एक गरीब ख़ानदान से थी, मगर ख़ानदान का हाथ बिटाने के लिए उसने भी काम करना शुरू कर दिया था। स्कूल ख़त्म करने के बाद अखबार बेचना शुरू किया ताकि ख़ानदान की कुछ मदद कर सकूं। यह है मेरी कहानी। नाज़रीन, इनकी ज़िंदगी में उन्हीं के हाथों से लिखी गई आप बेतियों पर नज़र की जाए और किताबों का मुताला किया जाए तो उन्होंने रामनाथपुरम के स्वातर्स मैट्रिकुलेशन स्कूल से हाई स्कूल की तालीम हासिल की थी। सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली में अगली तालीम के लिए दाखिला लिया। फिर यहीं से 1954 में फ़िज़िक्स सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। कलाम साहब का कहना है कि वो पढ़ाई के ज़माने में ऐसे नहीं थे कि जिनकी पढ़ाई या नंबरात को देखकर मिसाली कहा जा सके। आम तलबा की तरह वो भी एक आम तालिब इल्म थे। मदारिस में उन्होंने मद्रास में उन्होंने एयर स्पेस इंजीनियरिंग की तालीम शुरू की। वो बताते हैं कि पढ़ाई के दौरान ही रिसर्च में जुट गए थे और फिर एक सीनियर क्लास प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, मगर वो जोश नहीं था जो होना चाहिए था। इसको देखकर यूनिवर्सिटी के डीन ने उन पर गुस्सा किया और कहा कि अगले 3 दिन में प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाना चाहिए, बसूरत दीगर स्कॉलरशिप ख़त्म कर दी जाएगी।
اس دھمکی نے ایسا جوش بھرا کہ 3 دن کے اندر اندر پروجیکٹ مکمل کر کے پیش کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، پھر شروع ہوتا ہے کلام صاحب کی میزائل مین بننے کا سفر۔ وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے فائٹر پائلٹ بننے کا جو خواب دیکھا تھا اس کو پورا کرنا چاہتے تھے، اور ایک ہی وقت میں 2-3 دن کے فرق کے ساتھ وہ انٹرویو کا بلاوا بھی آیا تھا۔ اپنے گاؤں سے نئی دہلی پہلی مرتبہ گئے۔ پہلا انٹرویو جو فائٹر پائلٹ کے لیے دیا تھا، اس کے نتائج آئے تو ان کا نام 90 نمبر پر تھا، یعنی 9 نمبر پر، یعنی اس وقت صرف 8 پائلٹ کے لیے ہی جگہ تھی، تو یہاں پر جو ہے ان کا خواب پورا نہیں ہوا۔ یعنی وہ کہتے ہیں میں نے اپنے خواب کو بہت قریب سے ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ڈیفنس میں انہوں نے انٹرویو دیا تھا، اس کا نتیجہ ایسا رہا کہ منسٹری نے ان کو براہ راست اپوائنٹمنٹ لیٹر ہی ان کے حوالے کر دیا تھا، اور پھر یوں جس کا خواب فائٹر پائلٹ بننا تھا وہ ایسے پروجیکٹ پر کام کرنے لگا کہ خود ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر کا تخلیق کار بن بیٹھا، اور پھر ملک ہند کو نیوکلیئر پاور کی جانب گامزن کر کے ہندوستان کو دیگر ممالک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی سخت دے دی۔ پھر برہموس اور اگنی جیسے میزائل کو جب منظر عام پر لایا تو دنیا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، اور عبدالکلام کا نام ہندوستان کے بچے کے منہ پر آ گیا، مگر سپر پاور ممالک کی نظروں میں ہندوستان کھٹکنے لگ گیا۔ ناظرین، ان کی زندگی کے اوراق پلٹنے بیٹھ جاؤں، ان کی ایک ایک کامیابی، ان کی ریسرچ اور دیگر چیزوں پر روشنی ڈالنے بیٹھ جاؤں تو پھر یہ میری سیدھی بات ناکافی ہو جائے گی۔ وہ جیسے اندر تھے ویسے ہی باہر، اپنے اخلاق و کردار سے پورے ہندوستان کو اپنا مداح بنا لیا تھا، یہاں تک کہ عوام اور بچوں سے ایسے رابطہ بنا لیا کہ جب قصر صدارت پر براجمان ہوئے تو ان کو عام عوام کے صدر کی حیثیت سے بلایا جانے لگا۔ اسی لیے مشہور صحافی و جناب منصور آغا صاحب اپنی تحریر میں لکھتے ہیں کہ اپنی لگن، محنت اور بلند اخلاق کی وجہ سے اپنے اساتذہ کی نظروں میں بسے رہے اور آخر بلندیوں کو سر کر ہی لیا۔ یہ کم اہم بات نہیں ہے کہ ایک ملاح کا بیٹا ایروناٹیکل انجینئر بن گیا، میزائل سازی میں نمایاں خدمات انجام دی، میزائل مین کہلایا، سرکار نے ان کی خدمت کے اعتراف میں پدم بھوشن اور پدم بھوشن سے سرفراز کیا، ملک کا سب سے بڑا اعزاز بھارت رتن بھی ملا۔ انہوں نے انتہائی حساس شعبوں میں خدمات انجام دی، وہ نیک دل، خوش عقیدہ اور باعمل مسلمان تھے، لیکن وہ کسی بھی مرحلے پر تعصب کا شکار نہیں ہوئے۔ ان کو ان کی لیاقت اور خدمت کے جذبے نے ہمیشہ آگے ہی بڑھایا اور قصر صدارت تک پہنچا ہی دیا۔ ان کو ایک امتیاز یہ بھی حاصل ہوا کہ وہ ڈاکٹر رادھا کرشنن اور ڈاکٹر ذاکر حسین خان کے بعد تیسرے ایسے صدر جمہوریہ بنے جس کو اس منصب پر پہنچنے سے پہلے ہی بھارت رتن کا اعزاز مل چکا تھا۔ ملک اور بیرون ملک کی 30 یونیورسٹیوں نے ان کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگریاں تفویض کی۔ بڑی بات یہ ہے کہ اتنے اعزازات مل جانے کے باوجود ان میں بڑ بولا پن نہیں تھا۔ ان کی انکساری، خوش اخلاقی اور اپنے گرد لوگوں کے ساتھ حسن سلوک نے ان کی شخصیت میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ نوجوانوں کے لیے ان کو مینار نور بنا دیا، ان کو ہر دل عزیز بنا دیا۔ اٹھے تو وہ بھی زمین ہی سے تھے، اخبار فروشی بھی کی، لیکن سوال یہ نہیں کہ کس نے زندگی کی شروعات چائے فروشی سے کی اور کس نے اخبار فروشی سے، بلکہ سوال یہ ہے کہ جب وہ بلند مرتبے پر پہنچا تو اس کی ذہنی سطح کتنی بلندی پر پہنچی۔ وہ انکساری، شرافت اور انسانیت کا نمونہ بنا یا اس کا سینہ کبر و غرور سے تن گیا، گردن اکڑی رہی یا مطلق العنان حاکم بن گیا، ببول کی طرح ہر کسی کی تواضع کانٹوں سے کی یا اس کے باز و پھلدار درخت کی شاخوں کی طرح جھکے رہے۔ ناظرین، ان کی سیدھی سادی زندگی کے بارے میں کہاں تک بولا جائے۔ وہ قصر صدارت میں بھی رہے تو معمولی شہری کی سی زندگی جیے، اپنا بہت سا کام خود کر لیا کرتے تھے۔ جب صدر جمہوریہ تھے تو اس وقت ان کے سیکریٹری سبکدوش IAS افسر جناب PM نائر تھے۔ انہوں نے دوردرشن چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کئی سارے اہم پہلوؤں کا تذکرہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ صدر کلام صاحب جہاں بھی جاتے ان کو انعامات ملتے، کلام صاحب اس کو ضرور قبول کرتے تاکہ کسی کا دل نہ دکھے، اور سب انعامات ابھی بھی راشٹرپتی بھون میں ہے، ان میں سے ایک پینسل بھی انہوں نے اپنے ساتھ گھر نہیں لے گئے۔
नायर ने ही कलाम साहब की ज़िंदगी की उस रुख को आवाम के सामने लाया था जब कलाम साहब के ख़ानदान में से 50 अफराद का एक वफ्द राष्ट्रपति भवन देखने आया तो उस वक्त उनकी अखराजात करीब 2 लाख रुपए सदर साहब ने अपनी ज़ाती पैसों से अदा किया, हत्ता कि एक चाय भी हुकूमती लेन देन में दाखिल नहीं किया। इसी तरह रमज़ान के महीने में सदर साहब की जानिब से इफ्तार पार्टी हुआ करती है। उन्होंने सेक्रेटरी साहब से पूछा था कि इफ्तार पार्टी में आखिर कितना खर्च आता है, तो फौरी जवाब मिला कि इसका बजट 22 लाख रुपए तक आता है। तो कलाम साहब ने कहा कि इफ्तार पार्टी में तो सब खाते पीते घरानों के लोग आते हैं, क्यों ना इन रुपयों को यतीमों में बांट दिया जाए। तो फिर नायर से कहा कि ऐसे यतीम खानों की फहरिस्त तैयार की जाए, फिर उनको यतीम खानों में तकसीम किया जाए। यहाँ तक कि अपने ज़ाती पैसे भी उन्होंने यतीमों में बांट दिए थे। सेक्रेटरी नायर का कहना है कि जब सदर जमहूरिया की सुबुकदिशी का वक्त आया तो राष्ट्रपति भवन का पूरा स्टाफ माँ फैमिली के उनको अलविदा कहने आया था, मगर नायर तन्हा गए, उनकी अहलिया साथ नहीं थी। डॉक्टर कलाम साहब ने किसी से पूछ लिया कि नायर अकेले क्यों थे, तो बताया गया कि उनकी अहलिया का हादसे की वजह से, पैर फ्रैक्चर होने की वजह से वो उनके साथ नहीं आ पाई। दूसरे दिन नायर के घर के पास सिक्योरिटी तैनात कर दी गई, जहां देखो वहां पुलिस। नायर अचंभे में थे और अजीब कश्मकश में थे कि इतनी सिक्योरिटी उनके घर के करीब क्यों डाल दी गई है। अभी ये सोच ही रहे थे कि इतने में डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब उनकी अहलिया की इयादत के लिए उनके घर पहुंच गए थे। नायर इस तारीखी वाक़े को दूरदर्शन में बयान करते हुए कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मुल्क का सदर एक सरकारी नौकर के घर में उसकी बीवी की इयादत के लिए इस अंदाज में पहुंचा हो, और वो भी शॉर्ट नोटिस पर किसी की इत्तला किए बगैर। नाजरीन, ये थे सदर जमहूरिया डॉक्टर कलाम के अखलाक। वो तो मुल्क के सुपर पावर और न्यूक्लियर पावर की फहरिस्त में शामिल तो करवा ही दिया था मुल्क को, मगर जितना वो अपने अखलाक से मुतासिर किया वो सबसे बड़ी बात है, और आजकल के हमारे सियासतदानों और लीडरान के लिए मशाल रहा। आजकल जबकि हर तरफ सियासतदानों की बेईमानियां और बदआमालियां यहाँ हो रही हैं, डॉक्टर कलाम हर तरह के दाग धब्बों से पाक रहे। वो इख्तियार व इख्तिदार के अहम मंसूबों पर फाइज रहे, मगर उनकी तरफ किसी को उंगली उठाने का मौका तक नहीं मिला। वो एक सफरी छोटी अटैची और कपड़ों की एक बड़ी अटैची के साथ राष्ट्रपति भवन में दाखिल हुए, और 5 साल बाद वही 2 अटैचियां लेकर वहां से रुखसत हो रहे थे। और फिर हिंदुस्तान की इतनी बड़ी शख्सियत 30 जुलाई को रामेश्वरम के साहिल पर मुल्क के बड़े बड़े लीडरों की सलामी लेकर सुपुर्द खाक किया गया, जिस मंजर को देखकर हिंदुस्तान का हर फर्द अश्कबार था। जी हाँ, हर फर्द अश्कबार। नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा कि सीधी बात में उनकी ज़िंदगी का इहाता मुमकिन नहीं, फिर भी मैंने बिसात भर कोशिश की है। कलाम साहब की इस बात पर मैं आपको छोड़ जाता हूं कि अगर कामयाबी हासिल करने का मेरा इरादा इंतहाई मजबूत हो तो नाकामी मुझ पर गलबा नहीं पा सकती। जी हाँ, नाकामी मुझ पर गलबा नहीं पा सकती। नाज़रीन, इसे याद रखें, वक्त हो चला है, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अगले हफ्ते फिर किसी उन्वान के साथ मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।